आज के इस वीडियो में हम मौलिक अधिकारों से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में बताएंगे, जल्दी जल्दी बताएंगे ताकि आप कम से कम समय में सारे क्वेश्चन रिवाइज कर सकें जो आने लायक हैं या आए हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? कथन नंबर 1, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट ने समर्थन किया था। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट ने समर्थन किया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया गया था। अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकारों को शामिल किया था और क्रिप्स मिशन 1942 में मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस में। तो आप जान लीजिए कि पहला जो कथन था भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए, मतलब हमने आपको बताया था जब पढ़ा रहे थे कि जो नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी 1928 में, इसने मूल अधिकारों की बात की थी। अगर आपने मेरा लेक्चर सुना होगा तो उसमें मैंने बताया था। बाकी तीनों कथन नीचे के गलत हैं। नेहरू रिपोर्ट में मूल अधिकारों की बात की गई थी, ये कथन सही है। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन मेरे सामने रखे हैं, कई शब्द बदल बदल के पूछा गया है। कभी ये पूछा गया है कि मूलाधिकारों को लागू करने की शक्ति किसको है, मूलाधिकारों का संरक्षक कौन है, मूलाधिकारों का अभिभावक कौन है। तो आप सबको पता है कि अगर आपके मूलाधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत जो है वो हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये दोनों ही आपके मूलाधिकारों की संरक्षा करेंगे, रक्षा करेंगे। तो वैसे तो आप जानते हैं कि आर्टिकल 32 आपका फंडामेंटल राइट है, तो वास्तव में मुख्य संरक्षक हमारा कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट को भी पावर है कि वो हमारे मूलाधिकारों को लागू कराए। हाई कोर्ट भी हमारे मूलाधिकारों को संरक्षक है। लेकिन आप ऐसा समझ लीजिए कि ये हमारा प्रमुख संरक्षक है और ये क्या है? संरक्षक है। तो मूलाधिकारों को लागू करने की शक्ति किसमें है? सुप्रीम कोर्ट में भी है और हाई कोर्ट में भी है। तो कभी कभी विकल्प ऐसे दिए होते हैं, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति, संसद, मंत्रिपरिषद, तो उत्तर होगा सुप्रीम कोर्ट। और मान लो अगर ऐसा कोई विकल्प है, पहला विकल्प है सुप्रीम कोर्ट, दूसरा विकल्प है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, लेकिन तीसरा विकल्प मान लो ये है, मान लो दूसरा विकल्प ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो उत्तर कौन सही होगा? ये सही होगा, क्योंकि दोनों को ही ये अधिकार दिया गया है कि वो हमारे मूलाधिकारों को लागू करवाएं। क्वेश्चन 1 है, मौलिक अधिकार कभी निलंबित नहीं किए जा सकते। मूलाधिकार प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित होते हैं। कथन सी है, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित होते हैं। आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। ये 4 कथन है। देखिए क्वेश्चन में ये लिखा रहता है कि निलंबित किए जा सकते हैं। वास्तव में ये जो शब्दावली है ये संवैधानिक शब्दावली नहीं है और उचित शब्दावली नहीं है, लेकिन पेपर सेटर भी इस शब्दावली का प्रयोग करते हैं, किताबें भी शब्दावली का प्रयोग करते हैं। मूलाधिकार कभी निलंबित नहीं होते, ध्यान रखिएगा। लेकिन कहा जाता है कि वास्तव में शब्द यही प्रयोग किया जाता है कि निलंबित किए जा सकते। होता क्या, हमने आपको बताया था कि जब अभी हम आपको आगे जब आपातकाल पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे कि जब भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है, तो राष्ट्रीय आपातकाल जब लागू होता है तो अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 के द्वारा प्रदत्त जो मूलाधिकार है वो जो है वास्तव में आप उसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। वो अपने आप एक तरीके से उसके तहत जो आपको संरक्षण प्राप्त हैं वो अपने आप समाप्त हो जाते हैं। और अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके बाकी जितने मूलाधिकार हैं, अगर उनका उल्लंघन किया जाता है तो आप न्यायपालिका की शरण नहीं ले सकते हैं। तो ऐसा थोड़ा है कि मूलाधिकार खत्म हो जाते हैं या मूलाधिकार का आप उपयोग नहीं कर सकते हैं। मूलाधिकार का उपयोग आप आपातकाल में भी करते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना रहता है कि अगर किसी मूलाधिकार का राज्य के द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो आप न्यायालय की शरण नहीं ले सकते। यानी जो आपको आप ये समझ लीजिए कि जो रेमेडी प्राप्त करने का द्वार होता है वो बंद हो जाता है, न कि मूलाधिकारी समाप्त हो जाते हैं। लेकिन फिर भी चूँकि किताबें और पेपर सेटर इस शब्द का उपयोग करते हैं कि मूलाधिकार निलंबित हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, तो इस क्वेश्चन के आधार पर जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो जो पहला है मूलाधिकार कभी निलंबित नहीं किए जा सकते, तो ये गलत है, क्योंकि वास्तव मूलाधिकार आपातकाल में निलंबित किए जा सकते हैं। मैं सिर्फ इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि पेपर में लिखा है, अदरवाइज मैं सब आपको पहले बता चुका हूँ कि निलंबन सदुचित नहीं है। लेकिन पेपर के हिसाब से बता रहा हूँ कि वो जो उसको निलंबन मानते हैं लोग, जो व्यवस्था आपातकाल के दौरान हो जाती है कि न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आपका जाने का जो अधिकार होता है वो ख़त्म हो जाता है,
तो इसको वो निलंबन मानते हैं। तो इस आधार पर भी क्वेश्चन कर रहे हैं। तो मूलाधिकार कभी निलंबित नहीं किया सकते, गलत है, क्योंकि आपातकाल के दौरान निलंबित किए जा सकते हैं। और कब होते हैं आपको बता दिया मैंने कि ये होता है आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, बाकी और कोई विकल्प सही नहीं है। एक सवाल है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? विकल्प ए है आर्टिकल 112 से 115, विकल्प बी है 222 से 235, 222 से 235, विकल्प सी है 12 से 35 और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि भारतीय संविधान में, हमने आपको शुरू में बताया था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में आपको मूलाधिकार प्रदान किए गए हैं। अगला सवाल है, मौलिक अधिकारों, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दिए हैं और कह रहे हैं कि बताइए कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, ये राज्य के कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। राज्य के कृत्य के विरुद्ध क्या है? ये एक गारंटी है। एक पहला कथन ये है, ठीक। दूसरा कथन है, संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध हैं। तीसरा कथन है, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। और चौथा कथन है, ये अमेरिका के अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। नहीं, ये यूएसए के अधिकार, जो मूल अधिकार हैं उनका जो है, उनके बिल की भांति नहीं है। ये है। अब आप देखो, राज्य के कृत्यों के विरुद्ध गारंटी है, ये कथन सही है। राज्य अगर कुछ ऐसा करता है तो ये गारंटी है। मतलब एक तरीके से राज्य, ये मूल अधिकारी बताते हैं कि राज्य ऐसा नहीं कर सकता है, इसलिए गारंटी देते हैं। ये कथन सही है। ये भाग 3 में है, ये सही है। अगला है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। तो आपको पता है कि मूलाधिकार सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रदान नहीं करते। ये मुख्य रूप से राजनीतिक न्याय प्रदान करते हैं। सामाजिक आर्थिक न्याय या सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र कौन स्थापित करता है, हम आपको बता चुके हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्थापित करते हैं। और ये यूएसए के अधिकारों के बिल की बात नहीं है। तो हमने आपको बताया था कि सामान्यतः अगर देखा जाए तो वास्तविक धरातल पर अगर देखा जाए तो जो यूएसए में जो इनकी स्थिति है वही हमारे यहाँ है। ये यूएसए के अधिकारों के बिल की भांति हैं। अगला सवाल है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिनमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की व्यवस्था है? तो इस प्रकार अभी आपने देखा होगा कि एक संविधान संशोधन किया गया था 97 और आर्टिकल 15(5) जोड़ा गया था और इसके तहत ये अधिकार दिया गया है कि शिक्षण संस्थाएं, चाहे वो गैर सरकारी या गैर अनुदान शिक्षण संस्थाएं क्यों ना हो, उनमें इन वर्गों को, इन वर्गों के प्रवेश के संबंध में आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। सवाल है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता स्थापित करना है? तो आपको पता है कि अनुच्छेद 13 का संबंध किससे है? मूल अधिकारों से है। अनुच्छेद 13 कहता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों का अल्पीकरण करती हो। इसलिए अन्य जो विकल्प हैं सब गलत हैं, मूल अधिकार वाला विकल्प सही होगा। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किन 4 अनुच्छेदों में है? तो हमने आपको बताया था कि कभी कभी टोटल अनुच्छेद पूछ दिए जाते हैं। जैसे तो स्वतंत्रता का अधिकार किन 4 अनुच्छेदों में है? अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक। तो ये कौन सा इसमें विकल्प दिया है? जो है पहला विकल्प जो है वो 19 से 22 तक का है। तो स्वतंत्रता का अधिकार किसमें? 19 से 22 में है। अगला सवाल है, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं परंतु गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त हैं। यानी अधिकार दिए गए हैं और कह रहे हैं कि इनमें बताओ कौन से ऐसे अधिकार हैं जो भारतीय नागरिकों को तो प्राप्त हैं लेकिन गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं हैं। पहला है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, ये पहला दिया है। दूसरा है कानून के समक्ष समता का, कानून के समक्ष समता का।
अल्पसंख्यकों के अधिकारों का, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का और जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण, जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण। अब आप देखो इनके आधार पर देखो कि इनमें कौन से अधिकार हैं जो सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं, यानी भारत में निवास करने वाले अन्य व्यक्तियों को प्राप्त नहीं, यानी उनको प्राप्त नहीं जो भारत के नागरिक नहीं हैं। तो अगर आपको याद हो तो हमने आपको बताया था कि आर्टिकल 15(1) है, आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 29 है और आर्टिकल 30। ये जो अधिकार हैं सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं और किसी को प्राप्त नहीं हैं, भारत के निवास करने वाले लोगों को प्राप्त नहीं हैं। तो देखो ये भाषण और व्यक्त स्वतंत्रता ये है अनुच्छेद 19 में, तो ये क्या होगा, ये प्राप्त नहीं है। कानून की समझ क्षमता 14 में ये प्राप्त है। अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण और जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण, ये 29 और 30 ये जो है ये भी ऐसा है जो प्राप्त नहीं है सबको, और जीवन और स्वतंत्रता वाला सबको प्राप्ति है। तो कौन सा प्राप्त नहीं है, 1 और 3। भारतीय संविधान में समता का अधिकार किन 5 अनुच्छेदों में है, यही सवाल पूछ दिया गया। कभी स्वतंत्रता का पूछते हैं, कभी समता का। तो आपको पता है कि जो समता का अधिकार है वो किन 5 अनुच्छेदों में है 14 से लेकर के 18 तक में। तो ये वाला विकल्प सही है। मैं बाकी अन्य विकल्पों पर नहीं जाऊंगा, आपका टाइम नहीं बर्बाद होना चाहिए। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्नलिखित में से कौन सा समानता के मूल अधिकार में सम्मिलित नहीं है। यानी ये क्वेश्चन ये है कि समानता का अधिकार, आप जानते हैं कि कौन कौन समानता के अधिकार के अंतर्गत आपको कौन कौन से अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो कह रहा कि 4 अधिकार दिए गए हैं और कह रहा कौन सा अधिकार समानता के अधिकार में सम्मिलित नहीं है। जैसे कानून की समझ क्षमता, सामाजिक समानता, अवसर की समानता और आर्थिक समानता। तो आपको पता है कि इन चारों में आर्थिक समानता का अधिकार समानता के अधिकार के अंतर्गत आपको प्रदान नहीं किया गया है। अगला सवाल है, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन कौन से परिकल्पित हैं। यानी शोषण के विरुद्ध जो अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन कौन से परिकल्पित हैं। पहला, मानव के देह का व्यापार और बंधुआ मजदूरी का व्यापार, अस्पृश्यता का उन्मूलन, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा और कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध। और है शोषण के विरुद्ध अधिकार। आपको पता है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन है, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में है। तो आप देखो अनुच्छेद 23 में क्या दिया गया, 24 में क्या दिया गया है, उससे आपको पता चल जाएगा कि इन 4 में कौन कौन सा आएगा। तो देखो हम जब आपको अनुच्छेद 23-24 पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि अनुच्छेद 23 में जो प्रावधान किया गया उसी के आधार पर बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम पारित किया गया था, ठीक है, 1976 में। तो जो पहला है वो आ जाएगा इसमें। अस्पृश्यता का उन्मूलन 17 में, इसमें नहीं आएगा। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा इसमें नहीं आएगा। बचा कौन, कारखानों और खदानों में बच्चों का, ये 24 में आ जाएगा। तो आप देखिएगा कि जो पहला विकल्प है और चौथा विकल्प है वो सही है। शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन शामिल होगा जगह, पहला और चौथा। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो आपको पता है कि अनुच्छेद 24 जो है वो बच्चों के शोषण से संबंधित है। ये कहता है कि कारखानों और खानों आदि में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियोजित नहीं किया जाएगा, ठीक। तो ये है आपका ये अनुच्छेद है। फिर उसी तरीके से पूछा गया, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। बहुत पूछा जाता है सवाल ये। विकल्प दिया अनुच्छेद 17, 19, 23 और 24। तो कौन सा हो गया, अनुच्छेद 24। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया। तो आपको पता ही है कि अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। मद्रास राज्य बनाम चंपक दोरायराजन 1991 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था। तो आपको पता है कि जो भेदभाव के विरुद्ध अधिकार था उसको संशोधित किया गया था। बाकी जो विकल्प दिए गए हैं कि विधि के समझ समानता का अधिकार, अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, इनसे कोई लेना देना इसका नहीं है। ये भेदभाव के विरुद्ध जो मौलिक अधिकार था उसका संशोधित किया गया था। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की स्वतंत्रता, ये क्वेश्चन आज तक बहुत पूछा गया है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत है। तो हमने आपको पढ़ाया था, तो आपको बताया था कि विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता किस में है, अनुच्छेद 19 में।
और अनुच्छेद 19 में भी आपको पता है फर्स्ट के तहत 6 स्वतंत्रताएँ दी हैं, और फर्स्ट में भी क्या है, का या ए जो भी कह दें, उसमें है विचार और व्यक्त स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, और उसी के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। और प्रेस चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, दोनों में शामिल है। पानी दे। भारत में समाचार पत्रों के स्वतंत्रता, अगला सवाल वही आ गया, अनुच्छेद 19 फर्स्ट ए में बहुत पूछा था। समाचार पत्र पूछे, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पूछें, चाहे प्रिंट मीडिया, सबका वही है 19 फर्स्ट ए। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किस अनुच्छेद के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है? तो हमने आपको जब पढ़ा रहे तो हमने आपको बताया था कि अनुच्छेद जो 19 है वही 19 फर्स्ट, उसी 19 फर्स्ट जो आपका ए है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसी में नवीन जिंदल वाले केस में भी उसने कह दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप ऐसा कर सकते हैं। 19 फर्स्ट ए। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया? अब अनुच्छेद दिए हैं, अनुच्छेद इसमें दिए हैं 20, 19, 18 और 17, ए, बी, सी और डी। कभी कभी अब देखिए क्वेश्चन हर बार पूछते हैं अस्पष्टता का अंत किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया? कब तक पूछेंगे यही शब्दावली, बदल दी शब्दावली। क्या पूछ दिया? अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया? अब आप कहोगे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो अगर आप बुद्धि लगाओगे तो आप देखोगे अनुच्छेद 20 का संबंध इनसे है नहीं। क्या कहता है अनुच्छेद 20? पता है कि अपराधियों तथा दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। 18 उपाधियों के अंत से संबंधित है। ये है अस्पष्टता का अंत, और यही वास्तव में जो अस्पष्टता का अंत किया गया है, यही वास्तव में SC और ST लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार प्रदान करता है। तो उत्तर क्या हो गया? 17 वाला विकल्प आपका क्या हो गया? सही हो गया। एक क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 के साथ, अनुच्छेद 19(1)(d) और अनुच्छेद 21 के साथ अगर मिला के पढ़ा जाए तो आपको कौन सा अधिकार प्राप्त होता है? तो वो अधिकार प्राप्त होता है एकांतता का अधिकार। कौन प्राप्त होता है? एकांतता का अधिकार। अब इसको ऐसे ही पूछ सकते हैं अगली बार कि एकांतता का अधिकार किस अनुच्छेद को मिलाकर के पढ़ने से प्राप्त होता है? तो अनुच्छेद 19(1)(d) और अनुच्छेद 21, ये दोनों अनुच्छेद अगर मिला करके बताते हैं कि हमें एकांत रहने का भी अधिकार है, व्यक्ति एकांत रह सकता है, ये उसका फंडामेंटल राइट है। निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? अनुच्छेद 21 के दायरे में था, हमने आपको बताया था अनुच्छेद 21 का दायरा बहुत व्यापक है। जैसे एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सकीय सहायता, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, पानी की गुणवत्ता को दूषित करना और मृत्युदंड। तो आपको पता है बाकी तीनों अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आ जाएंगे। मृत्युदंड का संबंध 21 से नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो आपको दिया गया उसमें क्या सम्मिलित है? 4 चीज़ें दी गई हैं, आप बताओ कौन कौन सम्मिलित है। प्रथम, धर्म प्रचार करने का अधिकार। दूसरा, सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार। तीसरा, राज्यों को समाज सुधारक विधि बनाने का अधिकार। और चौथा, धार्मिक निकाय के लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। तो याद रखो, भारत में जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है उसमें धर्म परिवर्तन करने का अधिकार शामिल नहीं है। आप किसी भी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते। बाकी तीनों जो हैं काम आपकी धार्मिक स्वतंत्रता है। सिख कृपाण धारण कर सकते हैं, आप जो है समाज सुधार से संबंधित विधि का निर्माण कर सकते हैं, और अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, लेकिन धर्म परिवर्तन आप नहीं करा सकते। फिर वही आ गया है, संविधान में के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता है? तो हमने आपको बताया था जब पढ़ा रहे थे कि अनुच्छेद 25 के अंतर्गत सिखों का कृपाण धारण करना आता है। अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वातंत्र्य का अधिकार किसके अधीन नहीं है? अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आपको जो धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है वो जो है
वो किसके अधीन नहीं है। हमने आपको बताया था कि जो आप ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो आपको प्रदान किया गया है वो कुछ निश्चित शर्तों के तहत प्रदान किया गया है, कुछ चीज़ों के अधीन प्रदान किया गया है। जैसे सार्वजनिक व्यवस्था भंग नहीं कर सकते हैं, यानी कहा गया कि सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, सदाचार आदि और भी दिए गए हैं, इनके अधीन आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, पर उसमें जो है वो मानववाद शब्द का प्रयोग नहीं है। तो ये दिया गया है कि संविधान की अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो किसके अधीन नहीं है, किसके अधीन नहीं है। तो पहला विकल्प दिया है सार्वजनिक व्यवस्था, दूसरा विकल्प दिया है सदाचार, स्वास्थ्य और मानववाद। सदाचार, स्वास्थ्य और मानववाद। तो हमने आपको बताया था कि इन तीनों के अधीन रहते हुए ही आप अपने धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। ये चीज़ नहीं उसमें शामिल थी। अच्छा, अब आते हैं हम, जैसे कभी कोई मिलाने के लिए आ जाता है, मिलाने के लिए आया है, मानव के दुर्व्यापार और बलात्संग का प्रतिषेध किसमें है, अनुच्छेद 23 में है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किसमें है, अनुच्छेद 29 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें है, 32 में है। इस तरीके से आ जाता है। और शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ये अनुच्छेद 30 में है। 31 इसमें दिया हुआ, तो ये वाला सम्मिलित नहीं है। आता है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा। तो याद रखो कि अल्पसंख्यकों को, जो भारत में निवास करने वाले अल्पसंख्यक हैं, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसलिए मैं लिख के बता रहा हूँ आपको कि जो अल्पसंख्यक हैं उनको, अल्पसंख्यक जो हैं उनको अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रबंध करने का अधिकार किसमें है, अनुच्छेद 30 में है। एक कथन में पढ़ रहा हूँ और आप बताइएगा आप लोग कि कौन इसमें सही नहीं है। के.एम. मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के सदस्य थे, ये कथन सही है। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया, एकदम सही है। बलवंत राव मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्तुति की गई, ये भी सही है। और संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति है, ये गलत है, क्योंकि मूल अधिकारों का संरक्षक राष्ट्रपति नहीं बल्कि कौन है, सुप्रीम कोर्ट है, भारत का उच्चतम न्यायालय है। ये कथन गलत है। किसे डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा था, किसे डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। विकल्प दिए हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो हम आपको बता चुके हैं कि डॉक्टर भी बता रहे थे कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो आर्टिकल 32 के तहत दिया गया है उसको डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा कौन सी रिट जारी की जाती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए तो हमने आपको बताया था हैबियस कॉर्पस रिट जो है वो जारी की जाती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी की जाती है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए। निम्नलिखित में से किस वाद ने भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा प्रस्तुत की है। तो आपको रट गया होगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। संपत्ति का अधिकार है, बहुत पूछा जा गया है कि संपत्ति का अधिकार क्या है। तो आप संपत्ति का अधिकार क्या है, एक विधिक अधिकार है। कभी कभी विकल्प में विधिक अधिकार दिया रहेगा और कभी कभी कानूनी अधिकार दिया रहेगा। सबसे उपयुक्त शब्द जो है वो विधिक अधिकार शब्द, विधिक शब्द है, लेकिन अगर विधिक ना हो तो कानूनी भी हो तो कानूनी अधिकार है। अब ये मूलाधिकार नहीं है। और संपत्ति के मूलाधिकार को कब समाप्त किया गया, तो बताया था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में समाप्त कर दिया गया। कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संपत्ति का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो आपको पता है संपत्ति का अधिकार आज की तारीख में मूल अधिकार नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में शामिल नहीं है? कौन सा नहीं है? समानता का अधिकार, विरोध का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो आपको पता है विरोध का अधिकार शामिल नहीं है, बाकी समानता, शोषण और धर्म वाला शामिल है। ये भारतीय संविधान निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता? तो पहला विकल्प है समान आवास का अधिकार, दूसरा विकल्प है समानता का अधिकार, तीसरा विकल्प है धर्म पालन करने का अधिकार और चौथा विकल्प है स्वतंत्रता का अधिकार। तो आपको पता है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और धर्म पालन का अधिकार मौलिक अधिकार हैं। समान आवास का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, सबके आवास समान हो ऐसी कोई भी व्यवस्था हमारा संविधान नहीं करता। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक या अमेरिका का नागरिक कोई भी हो दावा नहीं कर सकता। काहे का नहीं कर सकता? नंबर ए, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का ये दावा वो नहीं कर सकता, क्योंकि अनुच्छेद 19 फर्स्ट के तहत ये स्वतंत्रता प्रदान की गई है। और हमने आपको बताया था कि अनुच्छेद 19 जो है वो भारत के सिर्फ नागरिकों को प्राप्त हो और किसी को प्राप्त नहीं है। बाकी जो इसमें जो विकल्प हैं वो सब उनको मिले हुए हैं। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो हम आपको एक बार पहले बता चुके हैं ना, फिर इसमें जो दिया है इसके आधार पर विकल्प देखिए। तो विधि के समझ क्षमता 14 में है, प्राप्त है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का 19 में है, ये प्राप्त नहीं है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता 21 में है, प्राप्त है। शोषण के विरुद्ध अधिकार प्राप्त है। फिर एक सवाल है, कौन से अधिकार भारत के सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? यानी आशय उसको यही है कि कौन सा अधिकार है जो सिर्फ नागरिकों को उपलब्ध है, सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है। तो विकल्प दिए हैं कौन कौन, फिर एक बार हम ये पूछा जा सकता है इस टाइप के सवाल। तो विधि के समझ क्षमता एक, दूसरा कौन है? भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, देश भर में स्वतंत्र भ्रमण करने की स्वतंत्रता, देश भर में स्वतंत्र भ्रमण करने की स्वतंत्रता और चुनाव लड़ने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार। ये 3 और ये 4। और क्वेश्चन है कौन से अधिकार भारत के सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? कौन से अधिकार भारत के सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? यानी आप आशय उसका यही है, सभी व्यक्तियों का मतलब क्या हो गया? नागरिक और गैर नागरिक। तो आशय यही कि कौन सा अधिकार है जो नागरिकों को है लेकिन अन्य व्यक्तियों को नहीं है, यानी सभी व्यक्तियों को नहीं है। तो आपको पता है ये 14 में है, ये सबको है। ये जो है भेदभाव, देश भर में स्वतंत्र भ्रमण करने की स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 19 में है, ये सबको प्राप्त नहीं है। चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता, आपको पता है अगर भारत का नागरिक नहीं है तो चुनाव नहीं लड़ सकता। तो अब ये बचा 3 4 प्राप्त है ही नहीं। अब है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों के साथ मिलकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार में परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो याद रखना अनुच्छेद 14 और 16, अनुच्छेद 14 और 16 के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने ये व्याख्या की है एक कि समान कार्य के लिए समान वेतन जो है वो मौलिक अधिकार हो सकता है या मौलिक अधिकार के रूप में उसको मान्यता दी जा सकती है। लेकिन अभी भी हम आपको बता दें कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ही है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार ओबीसी अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं? तो आपको पता ही है कि पहले अनुच्छेद 15(4) ये कहता है कि इनके लिए कोई भी कदम उठा सकती है सरकार। अब बाद में 16(4) के तहत कदम उठा लिया, यानी ये जो है आप आरक्षण दे दिया। तो आपको अगर 15(4) पढ़ेंगे तो 15(4) क्या कहता है कि सरकार ओबीसी SC ST के वर्गों के कल्याण के लिए कोई भी कदम उठा सकती है। वो नहीं बताता कि क्या उठाएगी, वो कहती है कोई भी कदम उठा सकती है। तो यहाँ से अधिकार मिला सरकार को कि कोई भी कदम उठा सकती है, और यहाँ पर उसने कदम उठा लिया। तो ये दोनों अनुच्छेद मिल करके वास्तव में इन वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान करते हैं। भारतीय संविधान में
संशोधन करके शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। तो आपको पता है कि पहले जो है वो शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं था, अनुच्छेद 45 में था। अब जो है 1 अप्रैल 2010 से जो RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है वो लागू हो गया और अब जो है ये मौलिक अधिकार बन गया है 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को शिक्षा देना। किस अनुच्छेद में व्यवस्था है कि किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? तो अनुच्छेद 20 में बताया था हमने आपको। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में कौन सम्मिलित नहीं करता? तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में जब हिंदू शब्द प्रयोग होता है तो उसमें जो है वो बौद्ध, जैन, सिख शामिल हैं, जबकि पारसी इसमें शामिल नहीं हैं। जो विकल्प दिए उनके अनुसार पारसी इसमें शामिल नहीं हैं। जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? तो अनुच्छेद 21 में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? तो बंदी बनाए गए व्यक्ति के अधिकारों को अनुच्छेद 22 संरक्षित करता है। किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक कहा गया है? तो आपको पता है वही बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस जो है वही व्यक्ति की स्वतंत्रता का एक महानतम रक्षक है। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने कब पारित किया? तो हमने आपको बताया बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम जो है संसद ने 1976 में पारित किया। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है, कैसे द्वारा? भारत के संविधान द्वारा भी किया गया है, 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के द्वारा और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के द्वारा, तीनों के द्वारा ही निषिद्ध किया गया है। सेवा के अधिकार की अवधारणा सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुई? ब्रिटेन में प्रारंभ हुई। भारत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार और कर्तव्यों के बीच में सही संबंध है? तो याद रखिए सबसे संबंध यही है अच्छा जो है कि अधिकार कर्तव्यों के साथ सह संबंधित हैं। भारत में दोनों की को एग्जिस्टेंस की बात की गई है, अधिकार और कर्तव्यों के सह अस्तित्व की बात की गई है। बस मूलाधिकारों के इतने ही सवाल आपको हमें बताने थे। बाकी आप जब मूलाधिकार के संबंध में आप पढ़ेंगे तो और सवाल सब हो जाएंगे। ऐसे तो बहुत सारे सवाल आए हैं, लेकिन इनका आप क्विक रिवीजन एक बार कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो या ना पसंद हो या कोई कमी लग रही हो तो आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें ताकि हम उसमें आवश्यक सुधार कर लें।